और ये एटमॉस्फेयर एंटेना उन्होंने इन्वेंट ऑलमोस्ट वो लेके आए मार्केट में, और उससे कैसे चीजें चेक करना, कैसे उसको एनर्जाइज करना, कैसे एक्टिवेट करना, कैसे लोगों की बॉडी की एनर्जीज को बैलेंसिंग करना, ये वर्ल्ड को सिखाया। और क्योंकि ये है ना नॉर्मल फुटपट्टी है, स्टील के रॉड है, तो बाकी के लोगों को यही लगा कि इसमें तो कोई इंजीनियरिंग बड़ी है नहीं। जो आर्किटेक्ट ने उनका पूरा बिल्डिंग का डिजाइन किया था वो 100% नहीं 110% वास्तु के हिसाब से, कॉस्मिक एनर्जी, ग्लोबल एनर्जी, टेलुरिक एनर्जी, 000। ये तो आप एक छोटे से पाउच में डाल दो, उसी में जगह भी मिलती है, कंपास भी ऐड कर दो, यानी एज अ वास्तु कंसल्टेंट एक कंप्लीट किट। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमारे 7 चक्रास को अलाइंड नहीं रहने पाती। उसने जो जूता पहना है वो जूता पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसने जो लेदर का बैग पहना है वो पॉजिटिव है कि नहीं, उसने जो चश्मा पहना है वो पॉजिटिव है कि नहीं। सी ये तो है प्लास्टिक और स्टील की कुछ रॉड, तो इसमें पावर नहीं है। पावर किसमें है? इसकी मैकेनिज्म में, और उस मैकेनिज्म को चलाने वाले उस व्यक्ति में। तो अब आप कितने बड़े टॉप है, तो ऐसा अगर आपके क्लाइंट का चश्मा खराब है, बेल्ट खराब है, जूते खराब है, उसने जेमस्टोन गलत पहना है, उसके कारण उसकी एनर्जी खराब हो रही है, और आप पूरा जोर उसके वास्तु पे लगा रहे, मुझे बताओ रिजल्ट कैसा है? यस सर, तो आज हमने ट्रेनिंग ली है, एटमॉस्फेयर एंटेना प्रैक्टिस भी बहुत की है। तो अभी मार्केट में लोकल भी मतलब ये लेकर एंटेना मिलते हैं, उसके बारे में थोड़ा हमें और जानकारी चाहिए थी। ओरिजिनली तो एटमॉस्फेयर एंटेना बना, ठीक है ना, और जिन्होंने उसको इन्वेंट किया डॉक्टर रेनी नकाशिया जी ने, यानी उन्होंने उसको मॉडर्नाइज किया। उस तरह के कोई ऑलरेडी डिवाइसेस अवेलेबल थे बड़े साइज पे, आपने जैसे थियरी में पढ़ा है ना, तो 1.5 से 2 मीटर का एक डिवाइस पहले बना था। फिर उसी को समझ के उसकी हिस्ट्री साइंस को समझ के किसी ने एक कोई अलग तरह का गैजेट बनाया था। फिर बायोएनर्जेटिक्स और ये सारी चीजें समझ के डॉक्टर रेने जी ने, जब उनकी बॉडी में, उनके लाइफ में तकलीफें आई और जब मॉडर्न मेडिसिन से वो सॉल्व नहीं कर पाए, तो उन्होंने अब है ना बीइंग एन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर है ना, उन्होंने फिर क्या किया कि एक्यूपंक्चर का सहारा लिया, और उससे वो अपनी लॉन्ग टेनिस जो रिज्यूम नहीं कर पा रहे थे वो कर पाए। तो ये होने के कारण उन्होंने फिर अपना जो पूरा बिजनेस था या जो उनका इंस्ट्रूमेंटेशन का काम करते थे एरोनॉटिक्स में, वो बंद कर दिया। उन्होंने एक्यूपंक्चर सीखा, फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीखा, इंजीनियर तो थे, और फिर उन्होंने अपना अनुभव आगे लोगों को देने के लिए इसका मॉडर्नाइजेशन किया, और ये एटमॉस्फेयर एंटेना उन्होंने इन्वेंट ऑलमोस्ट वो लेके आए मार्केट में, और उससे कैसे चीजें चेक करना, कैसे उसको एनर्जाइज करना, कैसे एक्टिवेट करना, कैसे लोगों की बॉडी की एनर्जीज को बैलेंसिंग करना, ये वर्ल्ड को सिखाया है ना। आज ये ऑलमोस्ट मोर देन 30 इयर्स हो गए इस चीज को। अब ऐसी चीज जब उनको भी, दूसरे लोगों को भी समझ में आई, और क्योंकि ये फॉरेन से आता है इसके लिए थोड़ा महंगा पड़ता है, और क्योंकि ये है ना नॉर्मल फुटपट्टी है, स्टील के रॉड है, तो बाकी के लोगों को यही लगा कि इसमें तो कोई इंजीनियरिंग बड़ी है नहीं, कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है नहीं, कोई चार्जिंग है नहीं, कोई बड़ा सर्किट है नहीं, तो इसको इजीली हम बना ले ताकि लोगों को हम सस्ते में दें। तो उनका इंटेंट यही होगा, कॉपी करने से ये इंटेंट तो नहीं था कि और कुछ कर ले, यही था कि सस्ते में लोगों को मिल जाए तो शायद ज्यादा लोग अपना उसका फायदा उठा सके। पर वो ये भूल गए कि इसके पीछे का साइंस नहीं समझा मैं, तो साइंस नहीं समझने के कारण कॉपी तो कर लिया फुटपट्टी को और स्टील को, लेकिन साइंस नहीं मालूम होने के कारण, इंजीनियरिंग उसकी नहीं मालूम होने के कारण वो बैड प्रोडक्ट बन के मार्केट में लॉन्च हो गया। और जितने लोगों ने भी कॉपी किया, आज की तारीख में जब आज हमने देखा है ना कॉस्मिक एनर्जी पे सारे एंटेनास को रखा, और एटमॉस एंटेना से जब हमने चेक किया तो किस पे जाके वाइब्रेशन मिला? ओरिजिनल पे ही रेजोनेंस पे, बाकी किस पे रेजोनेंस ही नहीं। अब एटमॉस एंटेना या एंटेना का पूरा प्रिंसिपल क्या है, साइंस क्या है, क्यों रेजोनेंस पे काम करता है? और रेजोनेंस का मतलब क्या कि दो चीज एक सरीकी है, तो एक चीज पे अगर इफेक्ट आएगा तो दूसरे पे भी आएगा। यानी जैसे ट्यूनिंग फोक्स का हमने एग्जांपल देखा कि दो ट्यूनिंग फोक एकदम सेम फ्रीक्वेंसी के, सेम वेट के हमने बाजू में रखे 1 फुट के अंतर पर, एक को हमने हिट किया, उसकी वाइब्रेशन निकलना शुरू हुई, फिर उसको हमने दबा दिया, यानी साउंड वेव तो निकल चुका था, लेकिन उसके साउंड वेव अब नए नहीं निकल रहे थे क्योंकि हमने बंद कर दिया, लेकिन वो जाके हिट किया दूसरे वाले ट्यूनिंग फोक पे और वो बजने लगा।
तो वो क्यों बजा? क्योंकि वो सेम था। अगर हम वहां पे दूसरे फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोक रखेंगे तो नहीं बजेगा। तो हम एंटेना पे भी क्या करते हैं कि कॉस्मिक पे के फ्रीक्वेंसी पे हमने रखा, तो अब वो कॉस्मिक की फ्रीक्वेंसी अगर इस जगह पे होगी, उस लड़के उस व्यक्ति में होगी, उस जेमस्टोन में, क्रिस्टल में, या जो भी चीज में चेक करनी है, अगर वो होगी तो हमारा एंटेना अगेंस्ट द ग्रेविटी रेजोनेट करेगा, वाइब्रेट करेगा, थोड़ा आपके हाथों में हिलेगा। रेजोनेट नहीं करेगा, उसका सिग्नल वीक होगा, तो वो रेजोनेट नहीं करेगा। क्या आपका मोबाइल 4 डांडी दिखना है, 1 डांडी दिखता है तो सिग्नल पकड़ता है? गड़बड़ होती है ना सिग्नल पकड़ने में। तो वैसे ही जब वीक होता है सिग्नल, तो एंटेना भी नहीं पकड़ पाता है, इसके लिए रेजोनेंस नहीं दिखाता है। सिंपल भाषा में हम रेजोनेंस को ऐसे कहते हैं, बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। यस, थैंक यू सर। जैसे हम अभी एक ही रेजोनेट पे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी मैच होती है। अगर यहाँ पे अगर दूसरे माइंडसेट वाला आदमी कोई आएगा तो इस पूरे मीटिंग को बिगाड़ देगा। यस, बताइए सर। एक ट्रेनिंग के दौरान मुझे थोड़ा मतलब उस बात का जवाब निकला मुझे चाहिए था। जैसे मेरी बिल्डिंग के आगे एक मेरा मल्टी है, मल्टी के पास में एक ट्रांसफार्मर लगा है, तो उसी के पास में 3 ट्रांसफार्मर और समथिंग है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे, क्योंकि पड़ोस का बिल्डिंग भी है, तो 3 ट्रांसफार्मर है। अब वो 2-3 वास्तुशास्त्री है, मैं भी जानता हूँ वास्तुशास्त्री है, वो ये बोल के गए कि इस ट्रांसफार्मर की वजह से यहाँ पे दिक्कत है, ये आपका गलत दिशा में लगा है, इसकी ऊर्जा की वजह से आपकी पूरी बिल्डिंग में परेशानी आ रही है, जिसकी वजह से पूरे बिल्डिंग के लोग परेशान हैं। तो सर मैं आपसे 3 दिन सीखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये क्वेश्चन मेरे मन में काफी दिन से उभरा है, तो मैं ये प्रश्न आपके सामने रखूं तो सर, उस ऊर्जा जो गेट के बाहर रखी हुई है, जो आपके घर के बाहर है, हाँ मतलब वो दीवार के जस्ट बाहर है, और है हमारी बिल्डिंग का हिस्सा ही, मतलब बिल्डिंग में उसकी लाइट आ रही है, तो उस ऊर्जा को क्या अपन बांध सकते हैं या उसको हटा सकते हैं? और सबसे पहले तो क्या वो वाकई में आपको परेशान कर रही है? वास्तव में हमें परेशान कर रही है कि केवल एक दिशा देख के बोलते हैं कि ठीक है ये तो यहाँ से हटा दीजिए, तो ये तो सलूशन कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बिल्डिंग के लोग कुछ तो परेशान हैं, ऐसा मालूम अनुभव है क्योंकि आप खुद फील कर रहे हैं। हाँ, ये हम खुद फील कर रहे हैं कि बिल्डिंग के लोग हमारे साथ साथ वो भी कुछ परेशान है, लेकिन वास्तविक 4-5 आए उन लोगों का एक ही था कि ट्रांसफार्मर आपको तकलीफ दे रहा है, पर सॉल्यूशन नहीं था। सॉल्यूशन नहीं था। तो इसको मैं एक मेरे खुद के अनुभव के साथ शेयर करता हूँ आपको कि कैसे क्या होता है। अभी क्योंकि इस साल का ही ये केस है जो मैं बेंगलोर में हैंडल कर रहा हूँ। जनवरी 2024 में मैं पहली बार गया था। ऑलरेडी वो एक 5 माले की बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है। अब 5 माले की खुद की बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है किसी का, तो उसको 4 साल नहीं लगते बनने में, जनरली आराम से 1.5-2 साल में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन 4 साल से वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब उन्होंने एक वास्तु वाले को बुलाया था, वो पिरामिड पे काम करते थे, तो उन्होंने प्लास्टिक के पिरामिड लगा दिए यहाँ वहाँ पे काफी बड़े बड़े। फिर एक दूसरा आया, उसने कुछ किया, एक तीसरा आए, वो एंटेना भी यूज करते थे, तो उन्होंने कुछ पत्थर यहाँ वहाँ पे लगाए। लेकिन उसके बावजूद भी उनके जो वर्क प्रोग्रेस था बिल्डिंग का, वो कोई ज्यादा खास फर्क पड़ा नहीं। अब फिर वो जो जिनका वो पूरा प्रीमाइस है, वो खुद सर्च करने लगी है अभी और क्या है। और जबकि उन्होंने एंटेना देखा उस एक व्यक्ति के पास, जो वास्तु वाला आया था लास्ट उनके पास, तो उनको ये एनर्जी मापता है करके वो अब सर्च करने लगे ऑनलाइन। तो ऑनलाइन सर्च करते 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 उनको भटक पड़े और मेरे किसी यूट्यूब के वीडियो पे पहुंच गए। तो वहां से अब फिर उनकी सोच शुरू हुई। फिर उन्होंने थोड़ा और वीडियो पे ध्यान दिया, कुछ और वीडियोस मेरे देखे, फिर उन्होंने कांटेक्ट किया और उसी समय पे हमारे एड्स भी शुरू हुए थे। तो उन्होंने हमारा एटमॉस एंटेना का जो बेसिक वेबिनार होता है जो हम ऑनलाइन लेते हैं, उसमें उन्होंने ज्वाइन किया। 1-2 बार ज्वाइन करके फिर उनको कुछ चीजें क्लियर हुई, तो उन्होंने हमारा ऑनलाइन कोर्स ले लिया और एंटेना भी मंगा लिया। ठीक है, फिर वो मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर चली, फिर जनवरी में उन्होंने कांटेक्ट किया हमसे कि इस तरह से हमारा है प्रोजेक्ट है, इस तरह से अटक गया है, तो क्या आप आके उसको चेक कर सकते हैं क्या? बोला ठीक है, कर सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अब 25 साल से यही तो काम कर रहे हैं, तो वही हमारा तो काम है ही वैसे भी। तो फिर फाइनलाइज हुआ, हम गए
अब फर्स्ट विजिट की बात है, सबसे बड़ी बात अब सुनने जैसी है। जो आर्किटेक्ट ने उनका पूरा बिल्डिंग का डिजाइन किया था वो 100% नहीं 110% वास्तु के हिसाब से। साउथ वेस्ट में बेडरूम, साउथ ईस्ट में उनका किचन, टॉयलेट सही जगह पे, पूरा एंट्री इनका नॉर्थ से, मेन गेट का, मेन घर के डोर का, उसके क्लिनिक का, सब कुछ। प्लस एनवायरमेंटल भी सपोर्ट उनको, यानी कि वेस्ट की स्लोप ऊंचा, ईस्ट का स्लोप नीचा। आप समझ रहे हैं? तो पूरा का पूरा, प्लस नॉर्थ ईस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की तरफ उनका जो रेन का वाटर हार्वेस्टिंग का पूरा यूनिट, पूरा बेसिक से बना हुआ, पूरा ये 110%। अब आप बताओ ऐसे प्रीमाइस में एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 100% से ज्यादा होना चाहिए, 100% होनी चाहिए। चलो थोड़ा कम बोल दो, क्योंकि 100 बहुत ज्यादा हो गया, तो कितना होना चाहिए? 80%, 80 to चलिए 90, थोड़ा और डिस्काउंट, 60-70 तो चलो और थोड़ा कम। और कितना अच्छा, बेडरूम आपका स्लोप आ गया, वाटर टैंक आ गया, हाँ, तो फिर तो शायद ही किचन भी आएगा, तो कुछ बचता नहीं है कि अब माइनस उसमें करें। देखा जाए या माइनस करा जाए। जब मैं गया, हाँ। और मेरा है कि मैं होका यंत्र बाद में निकालता हूँ, पहले एंटेना निकालता हूँ एटमॉस का, और एनर्जी चेक करता हूँ, कॉस्मिक एनर्जी, ग्लोबल एनर्जी, टेलुरिक एनर्जी, 0 0 0 सीरियसली तीनों सीरियसली इतना वास्तव मैं तो, मेरा प्रोटोकॉल है तो मैं नोट डाउन ही करता हूँ, ठीक है, 0 0 0। हाँ। तो जिनका वो प्रीमाइस है वो भी मेरे साथ थे, बोले कि हाउ कैन, बोला हाउ कैन इट इज, दैट इज इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। फिर हमने इंटरनल बिल्डिंग का चक्कर लगाया, फिर मैं बाहर आया और अब रोड का चक्कर लगाया, क्योंकि मैं खाली इंटरनल पे ध्यान नहीं देता हूँ, मैं एक्सटर्नल पे भी उतना ही ध्यान देता हूँ, क्योंकि एक्सटर्नल की 70% एनर्जी हम पे इफेक्ट करती है। कितनी? 70%। इंटरनल जो हम खर्चा करते हैं ना करोड़ों रुपया सिर्फ इंटीरियर्स में, वो तो खाली 30% काम करता है। पूरा वास्तु, हम मॉडर्न वास्तु जो सीखते हैं उसमें क्या करते हैं, पूरा का पूरा सिर्फ इंटरनल पे काम करते हैं। यस और नो? सर अगर एक्सटर्नल है तो गवर्नमेंट तो इंटरनली काम होता है। हाँ, बरोबर है। कहीं मूर्ति लगाना, कहीं पे ये लगाना, कहीं पे स्टेप्स लगाओ, स्ट्रिप्स लगाओ, स्टड्स लगाओ, कलर स्ट्रिप्स, मेटल स्ट्रिप्स, ये वो, लेकिन पूरा का पूरा इंटरनल पे ही काम करते हैं। यानी एक्सटर्नल की भले बैंड बजी हो, इंटरनल पे पूरा जोर लगाते जाओ, जोर लगा के ऐसा, बरोबर है। अब इनकी बिल्डिंग को टच करके, जैसा आप बोल रहे हैं ना कि ट्रांसफॉर्मर था, वैसा इनकी बिल्डिंग को लग के ट्रांसफॉर्मर था इलेक्ट्रिक का, जो वहां की सब बिल्डिंगों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता था। अब एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम में मैंने सीखा है, और मैं आगे लोगों को सिखाता हूं कि कैसे ऐसी चीजों को, परिस्थितियों को ठीक करना। तो उसी दिन हमने उसको ठीक किया, हार्मोनाइज किया। हार्मोनाइज करने के बाद तुरंत ऑन द स्पॉट, ऐसा नहीं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, ऑन द स्पॉट एनर्जी जाके उनके, फिर है ना ग्राउंड पे हमने चेक की उनके बिल्डिंग के अंदर, तो 20% कॉस्मिक, टेलुरिक और ग्लोबल पे एनर्जी बढ़ गई। 0 से 20, 0 से 20, बरोबर। अभी तो अंदर का खेल बाकी था कि पिरामिड डले हुए हैं वगैरह वगैरह। तो ये अब मैं जब आ रहा था तब उनको बता, क्योंकि ये बात उन्होंने पहले दिन बताई नहीं थी। दूसरे दिन आते आते जब अब निकल रहा था मुझे, तब उनको याद आया तो उन्होंने शेयर किया। तो बोला अब आप बता रहे हो, ठीक है कोई इशू नहीं, अब आप जिन्होंने लगाया उसको फोन करके उसका स्पॉट फाइंड आउट कर लो कि कहाँ पे उसने डाला है, क्योंकि मार्किंग करके तो उसने अपने पास रखा ही होगा रिकॉर्ड, है ना, और उसके बेसिस पे आप इसको निकालवा लो, अभी नहीं रखना है अपने को अंदर। तो उन्होंने उनको कॉल किया, वो मिले नहीं, फिर मिले, बोलते हैं पता नहीं, फिर रफली उन्होंने कुछ मार्किंग करके रफ ड्राइंग पे भेजी। तो बोला जो बताया, जो समझ में आया, अब वहां से निकालना शुरू करिए। फिर हमारी बातचीत होती थी, व्हाट्सएप होते थे, कॉल होते थे उसपे। तो ऐसे काफी करने के बाद 7 पिरामिड में से 5 मिले, अभी भी 2 है, लेकिन वो 5 निकालने के बाद जब मैं सेकेंड टाइम वहां पे गया और एनर्जी चेक की, तो 20% से अब 40% एनर्जी आ गई। अभी तक हमने कुछ और करेक्शन इंटरनल चालू नहीं किया है, अभी तो सिर्फ निकाल रहे हैं और बाहर का करेक्शन किया, ठीक है।
अब हम एनर्जी वास्तु से इवन टॉयलेट का करेक्शन करते हैं, जैसे आप मॉडर्न वास्तु से 16 जोन वास्तु से करते हैं, पर उसमें आप स्ट्रिप्स लगाते हैं, मेटल लगाएंगे, कलर टेप लगाएंगे। कलर टेप तो टेम्पररी होता है, कलर स्ट्रिप परमानेंट होता है, मेटल की स्ट्रिप। लेकिन हम एनर्जी वास्तु में कोई स्ट्रिप्स नहीं लगाते मेटल की, उसमें हमारा अलग तरीके से हम करेक्शन करते हैं। तो अब वो क्योंकि फ्लोरिंग वगैरह करना है, प्लम्बिंग चालू होना था, तो हमने उनके फ्लोरिंग में वो लेट डाउन हमारे सिस्टम के हिसाब से कर दिया। और वो करने के बाद जब हमने, अभी तो कमोड वगैरह लगानी है, सिर्फ उसकी लाइनिंग बनाई है उन्होंने, यानी चौक से उन्होंने एग्जैक्ट हमको ड्राइंग करके बताया यहाँ पे कमोड लगेगा, तो हमने उसका करेक्शन डाल दिया, है ना। यहाँ पे ड्रेनेज पाइप लग रहा है, तो उसका किया, वैसा किया, वैसे ये सब करके जब हम आने वाले थे, कभी उस दिन हमने चेक किया तो 50% ऑफ एनर्जी उनकी हो गई, जबकि कमोड लगे नहीं है, लेकिन एनर्जी बढ़ रही है। अब वापिस मैं जाने वाला हूँ 1 डेढ़ 2 महीने में, तब उनका पूरा इलेक्ट्रिसिटी का अब उस पूरी बिल्डिंग में काम होने वाला है, यानी जनरेटर लगाएंगे, क्योंकि उनके बिल्डिंग में कैसा है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर सारा क्लिनिक है, और प्लस वो स्पेशलाइज्ड कस्टमाइज्ड मेडिसिन बनाते हैं लोगों की, उनके हेल्थ के हिसाब से। तो उनके वो सारे मशीनरीज उनके खुद के हैं, तो मशीन तो काफी महंगे होंगे, सब 50 लाख से लेके 2-3 करोड़ के मशीन है। तो अब जब वो सारे मशीन इनके अब यहाँ पे आएंगे, तो पहले तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी उनके अंदर अब जो जनरेट होने वाली है उसको हम हार्मोनाइज करने वाले हैं, फिर सब फ्लोर पे उसको हार्मोनाइज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमारे 7 चक्रास को अलाइंड नहीं रहने पाती, उसके कारण हमारे 7 चक्रास मिसअलाइंड हो जाते हैं, और उसके कारण आज की तारीख में बहुत से लोगों को परेशानियां हो रही है, और पता ही नहीं चलता है किसी को, क्योंकि हम बाकी के सारे वास्तु के सिस्टम में, वैदिक हो, मॉडर्न हो, एस्ट्रो हो, हम किधर कॉन्सेंट्रेट करते हैं? सोलर डायरेक्शन, इंटरनल वास्तु, यानी कि पूरा पूरा जोर लगाते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर। अब रिजल्ट किसको चाहिए? ओनर को सेंटर पॉइंट में रख के कुछ कर रहे हैं क्या? उसको चेक किया क्या हमने? उसने क्या पहना है, उसने कितनी विटिया डाली है, कितने रुद्राक्ष पहने हैं, कितनी मालाएं पहने हैं, वो बाबा बन गया है कि बाबा बन गया है? बाबा और बाबा समझे क्या? रिजल्ट उसको चाहिए, लेकिन उसको तो चेक ही नहीं कर रहे हैं। उसने जो जूता पहना है वो जूता पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसने जो लेदर का बैग पहना है वो पॉजिटिव है कि नहीं, उसने जो चश्मा पहना है वो पॉजिटिव है कि नहीं। आपका ही काम हम 3 दिन में हमने अनुभव लिया। आपके चश्मे का अनुभव क्या था? चश्मा बिल्कुल नेगेटिव था, इसको करीब करीब 16 लोग ने मिलके इसको एनर्जाइज किया, तब भी वो थोड़ा ही हो पाया, तब के बाद थोड़ा हो पाया, बरोबर है। तो ऐसा अगर आपके क्लाइंट का चश्मा खराब है, बेल्ट खराब है, जूते खराब है, उसने जेमस्टोन गलत पहना है, उसके कारण उसकी एनर्जी खराब हो रही है, और आप पूरा जोर उसके वास्तु पे लगा रहे हैं, मुझे बताओ रिजल्ट कैसा आएगा? नहीं हुए चश्मे का तो है, आपने एक लेजर बीम लगी, उससे ऊपर से अलाइन हो गया, बरोबर है। ये एंटीना बरोबर जूम करने लगती है। तो कहने का मतलब कि क्लाइंट अगर कोई गलत चीजें पहन रहा है और हम वास्तु पे सिर्फ जोर लगाते जाएंगे तो रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा 100%। क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कौन से चक्र से देखते हैं? मूलाधार। और हमने पूरे घर पे ठीक कर लिया, लेकिन मूलाधार तो उसका अभी भी ठिकाने पे लगा हुआ है, तो फाइनेंस ठीक होगी क्या? नहीं। तो अब जोर कहाँ पे लगाना है? रूट चक्र, मूलाधार चक्र, व्यक्ति पे, क्योंकि रिजल्ट उसको ही आएंगे ना। तो हम एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम में सेंट्रल पॉइंट पे किसको लेते हैं? पर्सन। और फिर उसके रिलेटेड सारी चीजों पे हम काम करते हैं। फिर उसमें उसकी प्रॉपर्टी आ गई, उसने पहनी हुई सारी चीजें आ गई, क्योंकि उसको ठीक करना है ना, फाइनली उसको रिजल्ट चाहिए। फिर मैं फूक मार के करूं, बाबा बन के उसको भभूत दे दूं, तावीज पहना दूं, या उसको एटमॉस्फेयर एंटेना लेके उसके जूते या उसकी बैट या उसके चश्मे को ठीक कर लूं, या उसके 7 चक्रास पे काम करके उसी को ठीक कर लूं। रिजल्ट तो उसको ही चाहिए ना, लेकिन उसको छोड़ के हम पूरी दुनिया पे लगे हुए। और इंटरनल वास्तु अब कितना जोर चाहे लगा दो, 30% है, 30%, और 30% में आपने कितना काम किया उतना ही परसेंटेज उसको मिलने वाला है। यानी 30 पे आपने 100% काम किया तो 30% मिलेगा, लेकिन 30 पे ही आपने सिर्फ 30% ही काम किया तो उसको तो 9% ही मिलेगा।
तो बाहर का हमने जो एग्जांपल आपको बताया हाँ। कि उसकी प्रॉपर्टी के बाहर भी आपने तो बोले आपके बिल्डिंग के बाद 3-4 मीटर है, उसके बिल्डिंग के बाद 1 ही मीटर है, 1 ही ट्रांसफार्मर है, जिससे वो 8, 10, 15 बिल्डिंग को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। और उसको ठीक किया तो इनकी अंदर की 20% एनर्जी तो ऐसे ही बढ़ गई, अभी तक उसके अंदर कुछ नहीं किया तब। तो आपको भी आपका आंसर मिल गया कि चेक करने वाले ने आपको बताया तो सही कि ये ट्रांसफार्मर के कारण गड़बड़ हो रही है, बरोबर है, पर उनके पास उसका सोल्यूशन सोल्यूशन और उसको चेक करने का यंत्र नहीं है। तो सोल्यूशन जो है वो हमारे एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम में अवेलेबल है। इलेक्ट्रिसिटी को हार्मोनाइज करना, मैग्नेटिक ग्रिड लाइंस को ठीक करना, अगर आपकी प्रॉपर्टी के आसपास स्मशान भूमि है और उसके कारण दिक्कतें आ रही है उसको एनर्जेटिकली ब्लॉक करना, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सी चीजें जिसको हमने बाकी के वास्तु के मोडालिटीज में सुना तक नहीं है, रेमेडी तो दूर की बात है। मैं ये बात करें कि जियोपैथी नाम तो सुनने में आता था कि ये सब ये जियोपैथी है, लेकिन उसकी एनर्जी को अगर टेस्ट करा जा सकता है तो आपको जिस हिसाब से मुझे ट्रेनिंग दी, इसी यंत्र से ही टेस्ट करा जा सकता है कि उसकी एनर्जी है कि नहीं। अब वास्तु में अपन देखें तो ढूंढना मुश्किल है कि जियोपैथी स्टेट इधर से कहाँ से निकल रहा है, जियोपैथी लाइन कहाँ से निकल रही है, ये तो ढूंढना वास्तु में ऐसा नहीं है मुश्किल कि सिर्फ एटमॉस एंटेना ही है, हाँ। लोगों के पास और भी मॉडर्न गैजेट्स है, पेंडुलम है, एलरॉड है ना, ऑरा स्कैनर है, तो बहुत से लोग उससे भी फाइंड आउट करते हैं, लेकिन वो फिर भी सिर्फ जियोपैथिक स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं, मैग्नेटिक ग्रिड लाइंस उससे नहीं फाइंड आउट कर सकते। और सबसे दिक्कत देने वाली जो चीजें है वो है मैग्नेटिक ग्रिड लाइंस, क्योंकि वो अति सूक्ष्म है। और एनर्जी वास्तु में हम जब अगर समझो आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो पूरा प्लेन ग्राउंड लेके आता है और उसको बिल्टअप ही वहीं से करनी है, तो हम सबसे पहला किस चीज पे काम करने वाले हैं, मैग्नेटिक ग्रिड लाइन को फाइंड आउट करने पे, ताकि हम उसकी बिल्डिंग की डिजाइन ही मैग्नेटिक ग्रिड लाइन के बेसिस पे करें कि उसका इंपॉर्टेंट वर्क एरिया के बीच में कोई मैग्नेटिक ग्रिड लाइन आए ही नहीं, तो करेक्ट करने की फिर बात ही कहाँ आती है। लेकिन आज की तारीख में जब हम एज अ वास्तु कंसल्टेंट कोई पता नहीं है मैग्नेटिक ग्रिड लाइन के बारे में, तो वो इवन डिजाइनिंग पार्ट से जब भी वास्तु कर रहे हैं, प्लानिंग स्टेज से जमीन से लेके, तब भी वो ठीक नहीं कर पाते हैं पहले प्लानिंग स्टेज में। क्यों? पता ही नहीं है कैसे फाइंड करना, और बनी हुई जगह में भी पता ही नहीं है कैसे फाइंड करना, और समझो फाइंड कर भी लिया तो रेमेडी पता नहीं क्या करना। वास्तु में जैसे कई जगह हमने देखा है कि एक बिल्डिंग है, उसमें उसके सेंटर में ब्रह्म स्थान में लिफ्ट आ गई, लिफ्ट का हो रहा। अभी हम भी परेशान है, बाकी भी परेशान है, उसको मतलब उसका हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। और कई दफा क्या होता है कि स्टेयर्स आ जाती हैं जो ब्रह्म स्थान तक पहुंच जाती है, ऐसे छोटे से जा रहे हैं तो उसमें ब्रह्म स्थान तक स्टेयर्स पहुंच जाती है। तो अभी ब्रह्म स्थान तो खाली होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वजन भी आ गया या नीचे गड्ढा भी हो गया, तो वो एक बड़ा इशू है जो वास्तु में हम नहीं कर पाते। तो अब मेरा काउंटर क्वेश्चन है, तो जितनी अभी की अवेलेबल वास्तु की जो जितने भी मोडालिटीज है उसमें क्या उसकी रेमेडी है? कोई रेमेडी नहीं है ना, उसमें रेमेडी नहीं है, और वो हम उसको सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। और क्योंकि ब्रह्म स्थान है तो वहाँ पर ज्यादा छेड़खानी करे, कहीं ऐसा ना हो कुछ और ज्यादा गड़बड़ हो जाए, इसलिए वो इशू है कि इसको कैसे करा जाए। तो क्या वो एनर्जी वास्तु में उसका सॉल्यूशन है? क्योंकि हटा भी नहीं सकते, वहाँ पर बिल्डिंग का डिजाइन बना हुआ है और काफी टाइम हो गया। कभी-कभी स्टेप्स भी आ जाते हैं ब्रह्म स्थान पे, लिफ्ट तो हो गई, लिफ्ट खड्डा रहता है, लेकिन स्टेप्स भी आ जाते हैं जो स्टेप के अंदर राहु और इनके एनर्जी से रहते हैं। आपको मालूम है यूएस में ज्यादातर बिल्डिंग जो डिजाइन होती है सेल्फ बंगलो, उसमें डिजाइनिंग पार्ट में सेंटर में टॉयलेट, सेंटर में स्टेयरकेस, सेंटर में लिफ्ट, सारा कुछ सेंटर में देते हैं। उसका वो जो वो बोलते हैं ना ओपन स्पेस, जो कमोड और इसके पाइपलाइंस के लिए होता है, वो भी वहीं पे आता है। तो पूरा प्लानिंग ही वैसा है वहाँ पे, और इसके कारण ही वहाँ पे बहुत से लोगों को परेशानी आ रही है, और जो आप बोल रहे हैं वो उसमें से एक है। तो एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम में हम इस चीज को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं, सोल्यूशन है काफी हद तक, और एक लेवल पे अनुभव क्लाइंट को मिल सकता है।
क्योंकि सी कैसा है, फाइनली हमको काम करना है एनर्जी पे, तो हम एनर्जी भर सकते हैं वहां पे। यानी लिफ्ट रहेगी, वो ऊपर नीचे होगी, टॉयलेट है तो वो भी रहेगा, स्टेयरकेस है तो वो भी रहेगा, लेकिन एनर्जेटिक लेवल पे उसकी एनर्जी को हम उस तरह से बैलेंस हार्मोनाइज करेंगे कि अब वो है, उसके साथ ही उनको रहना है, लेकिन एनर्जी भरने के कारण उसका बैड इफेक्ट कम हो जाएगा। ऐसे चांसेस है। एनी कोई मोर क्वेश्चंस जो एक आम आदमी को है ना टच करे, उसके प्रॉब्लम्स को है ना हम अगर बता पाए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। नमस्ते सर। आजकल मार्केट में यूपीएस स्कैनर यूनिवर्सल थर्मो स्कैनर मिलता है और राष्ट्रीय इसको यूज करते हैं। हमारा वो जो लेक्चर एंटीना और इससे आगे कुछ नहीं है, छोटा है, उसमें बड़ा बड़ा डब्बियाँ है, 350-400 सैंपल है, उसमें लेके जाते हैं तो वो पर्सन समझता है क्या है वो वास्तविक क्या है, लेकिन ये छोटा वाला लेके जाएंगे उसको मन में ये क्या लेके आया, ये क्या करेंगे, लेकिन ये छोटा होकर इतना भारी क्यों कि हम इसको लेके जाएंगे, ये क्वेश्चन है। तो इनका कहने का मतलब है बड़ी चीज में तोप है और ये मामूली बंदूक है, ऐसे बोल रहे हो। तो इसका पावर बता दीजिए, ऐसे बोल रहे हो। इसका पावर सी, ये तो है प्लास्टिक और स्टील की कुछ रॉड, तो इसमें पावर नहीं है। पावर किसमें है? इसके मैकेनिज्म में। इसकी मैकेनिज्म में, और उस मैकेनिज्म को चलाने वाले उस व्यक्ति में। तो अब आप कितने बड़े तोप है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मैकेनिज्म को अगर आप समझ पाए, इसके साइंस को समझ पाए और इसको सही तरीके से आप वापर पाए, यूज कर पाए, है ना, तो वो ऑरा स्कैनर है ना, इसके सामने पानी कम चाय भी नहीं है। ठीक है सर। और वो पेंडुलम, एलरॉड, ऑरा स्कैनर, उस सबको मिला के ये 4-in-1 गैजेट है, बरोबर है। और ये उससे 100x काम करता है, यानी 100 टाइम्स बेटर काम करता है। प्लस उन सब चीजों को मिला दो तो अब चीज को चेक कर पाते हैं, उसमें भी मैग्नेटिक ग्रिड लाइन को नहीं चेक कर पाते, और प्लस सोल्यूशन तो है ही नहीं उसमें, वो सिर्फ चेकिंग का, स्कैनिंग का माध्यम है। इससे तो हम एनर्जाइज भी कर पाते हैं। वो तो सीखा ना आपने 3 दिन कि कैसे चक्रों को ठीक करना, कैसे बॉडी पेन को ठीक करना, कैसे जूते, चप्पल, अपना बेल्ट, चश्मा या क्रिस्टल, जेमस्टोन, रुद्राक्ष, माला नहीं है, नेगेटिव है तो कैसे ठीक भी करना, उसके बाद भी नेगेटिव है तो फिर डिस्कार्ड करना। अच्छा, उसमें बेसिक 7 चक्रों को भी चेक करना है तो 7 बार डबिया बदली करनी पड़ेगी। अच्छा, वो उठा के लेके जाने के लिए आपको 2 ब्रीफकेस लगेंगे या 2 आदमी। ये तो आप एक छोटे से पाउच में डाल दो, उसी में जगह भी मिलती है, कंपास भी ऐड कर दो, यानी एज अ वास्तु कंसल्टेंट एक कंप्लीट किट। इसको लेके जाओ, अब बस ऐसे खोल दिया, मालूम है ऐसे बड़ी बड़ी छतरियां एंटीना की खोलती है, वैसे ये मिनिएचर एंटीना है, खोल दिया। अब 7 चक्र चेक करने हैं, अलग अलग वेवलेंथ पे रख दिया, चेक कर लिया, तो उससे आधा नहीं, आधे से भी आधे टाइम में आप चेक कर पाओगे और उसके आधे टाइम में उसको चार्ज भी कर पाओगे। और उसमें आप अभी लगे हो, डब्बी निकाली, दूसरी डाली, ये निकाली, दूसरी डाली, और उसमें से 350 डब्बी में से काम की तो 10 भी नहीं है, बाकी को 350 दिखाने के लिए कि भाई मेरे पास बहुत सामान है ना। सर कभी कभी प्रॉब्लम भी आ जाते हैं, फ्लाइट में जाने से वो बहुत बड़ी समझता है, इसको लेके जा सकते हैं क्या? सिर्फ दिक्कत में कैसे है, फ्लाइट में अब अलग अलग जो वहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं ना, उनका अलग अलग माइंडसेट चलता है, कभी कभी हाँ करते, कभी कभी ना करते, तो वो ऑरा स्कैनर में भी वही होता है, कभी कभी जाने ही दे देते हैं, लेकिन 80-90% टाइम बाहर अगर आप लेके जाते हैं तो दिक्कत करते हैं, बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं 2 बार परेशान में है। नहीं, मैं खुद परेशान में आया हूँ 2008 में जब मेरे पास था। सिर्फ बाकी के जनरल लोगों के पास तो 2018, 2019, 2020 के बाद ऑरा स्कैनर आया है, मेरे पास ओरिजिनल ऑरा स्कैनर है और 2008 में मेरे पास था, एक ही साल यूज किया है, उसके बाद तो एंटेना में मैं आगे बढ़ रहा था, तो अभी इसके लिए ऑरा स्कैनर यूज करता नहीं। तो 2004 से एंटेना यूज कर रहा हूँ, 2008 से एक्मोस का एंटेना यूज कर रहा हूँ, 2013 में मैंने उसकी ओरिजिनल ऑथेंटिक ट्रेनिंग ली फ्रांस में जाके, और तब से इसी फील्ड में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और इसके अगर मैं लोगों की बात करूँ ओवरऑल, तो हम 140 करोड़ लोग हैं इंडिया में, लेकिन 140 करोड़ में मैं 14 लोग भी नहीं है गिन के इंडिया में जो फ्रांस जाके सीख के आए, उससे भी आधा ही लोग हैं, यानी 0.0000 वाला परसेंटेज है इसमें।
तो एक तो सीखने का बहुत स्कोप है, इसको यूज करने का बहुत स्कोप है, प्रैक्टिकल वस्तु है, प्लस 4-in-1 है, सबका बाप है। और अनुभव क्या है इसका सबसे बड़ी बात कि तुरंत आप एक्टिवेट चीजों को कर पाओ और रिजल्ट दे सकते हैं। जैसे पेन है ना, प्रॉब्लम है, एनर्जी में दिक्कत है ना, बहुत से लोग पैरानॉर्मल पे काम करते हैं, उसके लिए अलग अलग गैजेट्स रखते हैं, बहुत से लोग अलग अलग तरह के मीटर्स रखते हैं। इसमें कोई जरूरत नहीं है, आप एक ही चीज में सब कुछ कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चेक करना है, इसी से कर सकते हैं। बॉडी के 7 चक्रों को चेक करना है, इसी से कर सकते हैं। बॉडी के सब ऑर्गन्स को चेक करना है, इसी से कर सकते हैं। यानी अलग से इवन अगर समझो इमीडिएट लेवल पे आप सोनोग्राफी रिपोर्ट किसी ऑर्गन का कराना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, शनिवार रविवार आ गया और इमरजेंसी है, इसी से ऑर्गन स्कैन कर लो, पता चल जाएगा कितना परसेंटेज काम कर रहा है। और थोड़ा और आगे आप अगर ढंग से सीखते हैं तो हीलिंग भी शुरू कर दो। सोमवार तक जाते जाते पता चला जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। सर इसके छोटा की बड़ा धमाका है। ये फुसकी बॉम्ब नहीं है, ये बड़ा धमाके वाला छोटा आइटम बॉम्ब है। थैंक यू सर। थैंक यू।